यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है यह है सीटेट साइंस के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है यह है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु जिसे हम कहते हैं, मेटल और नॉन मेटल हम जिसे कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। कई बार इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कई बार तो आपको एक ही पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को भी मिलते हैं दोस्तों। तो हम PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, हमारे दोनों MCQs साथ में लेकर चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, पूरा देखिएगा। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप टेलीग्राम पर हमारे इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नाम से टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, सीटेड बाय स्टडी साइंस। तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो के लिंक्स भी भेज दिए जाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं आज का पहला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी कि नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है ऑल मेटल्स और सॉलिड, यानी कि सभी धातुएं ठोस होती है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने स्टडी की है, आपने प्रैक्टिस की है तो आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स आर हार्ड। देखिए, क्या सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं? तो ये बात तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि मर्क्यूरी। ऑप्शन सेकंड क्या कर रहा है, ऑल मेटल्स आर हार्ड। क्या सभी मेटल्स हार्ड होते हैं? क्या सभी धातुएं कठोर होती है? नहीं, ये बात भी गलत है। दोनों का मतलब लगभग एक ही है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। तीसरी बात क्या कह रहा है, देखिए कि सभी अधातुएं गैस होती है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, तो ये बात भी गलत है यहाँ पर। चौथा ऑप्शन क्या है, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जितने भी अधातुएं होती है ये अतन्य, यानी कि तन्य नहीं होती, या फिर नॉन डक्टाइल जिसे हम कहते हैं, ये नहीं होती। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है डक्टाइल। देखिए, डक्टाइल, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, ये आपको मेटल और नॉन मेटल के अंदर ये वर्ड ख़ासकर आपको देखने को मिलते हैं। तो मैलिएबिलिटी का अगर हम मतलब समझेंगे तो दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जिसे हम हैमर से, जिसे हम हथौड़ा मार मार कर जो सो एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे मैलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल प्रोडक्ट, हम ऐसे प्रोडक्ट को कहेंगे जिसके हम वायर्स बना सकते हैं, जैसे कि मेटल्स है, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है या फिर आयरन है, तो हम उसे खींचकर उसे बारीक तार के अंदर हम उसको उसकी शक्ल दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे डक्टाइल। नॉन डक्टाइल यानी कि जो तार के फॉर्म में या फिर बारीक जो धागे के तरह से हम जो सो उसे शक्ल नहीं दे सकते, उसे हम कहेंगे नॉन डक्टाइल। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन डक्टाइल होते हैं। क्योंकि अगर आप लोहा ले लेंगे तो लोहे को या फिर आयरन को जो सो आप एक तार के फॉर्म में, एक वायर के फॉर्म में आप उसको ढाल सकते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम ले लेंगे, अगर आप कॉपर ले लेंगे, तो आप उसको एक वायर के फॉर्म में आप उसको बना सकते हैं। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी वायर देखे होंगे, आपने जो मेन लाइंस के जो वायर गए वो वहाँ पर आपने देखे होंगे, तो वो एक तार के फॉर्म में हम उसे खींच सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी। और जिसे हम एक शीट के फॉर्म में बदल रहे हैं उसे कहेंगे मैलिएबिलिटी। तो ये बात यहाँ पर समझ लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपको देखिए सेम क्वेश्चन, मैंने जैसा कहा था आपको कि एक ही साल में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेम जनवरी 2021 में आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं मेटल और नॉन मेटल इस टॉपिक के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा समझिएगा, पूरे क्वेश्चन को समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार सेशन देखिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है,
मेटल्स क्या कर रहा है, मेटल एक्स यानी कि एक मेटल है एक्स है, डिस्प्लेसेस मेटल वाई, एक धातु है एक्स जो धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी कि मेटल एक्स कोई एक मेटल है जो डिस्प्लेस कर रहा है मेटल वाई को फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन, बट इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मतलब क्या है देखिए समझिए, यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है उसने कि एक धातु है एक्स और दूसरा है धातु वाई, तो मेटल एक्स क्या कर रहा है, मेटल वाई के साथ में डिस्प्लेस हो रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है यानी कि उसकी जगह ले रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे, बट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। अब मेटल एक्स जो था दोस्तों मेटल वाई की तो जगह ले रहा है, लेकिन वो जेड को डिस्प्लेस नहीं कर सक रहा, जेड को नहीं अपनी जगह दे रहा है, वहाँ पर जेड के साथ वहाँ पर अपनी जगह डिस्प्लेस नहीं कर रहा है वो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर आपने मेटल और नॉन मेटल का अगर आपने कंसेप्ट समझा होगा तो देखिए इसमें इसका जो कंसेप्ट होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं। अगर आप कोई एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक x है, एक z है और एक y है, अगर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव अगर है तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, और y इससे कम रिएक्टिव है, x से कम रिएक्टिव है y, तो y यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे कि पोटेशियम है, जैसे कि सोडियम है, अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ आप अगर देखेंगे तो सोडियम और पोटेशियम आपको एकदम ऊपर टॉप पर दिखेंगे। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए इस चार्ट में देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाले आपको जो नज़र आ रहे हैं मोस्ट रिएक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर ये लेस्ट रिएक्टिव है। अब यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे ज़्यादा आपको रिएक्टिव क्या दिखेगा, पोटेशियम सबसे टॉप पर है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद नज़र आएगा आपको सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी Hg, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों, आपको इस सीरीज़ को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर आता है तो आपको वहाँ पर सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो अब इस टाइप से अगर देखेंगे तो देखिए एक यहाँ पर मान लीजिए ये एक ये Fe, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम x को Fe। अब ये Fe जो है दोस्तों, ये अगर नीचे वाले यहाँ के कोई अगर मेटल आएंगे, मेटल या नॉन मेटल जो भी यहाँ का आता है सब्स्टिट्यूट, तो इस प्रोडक्ट के साथ में ये डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी कि आयरन यहाँ पर जाएगा, कॉपर की जगह पर जगह ले लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसे हटा देगा अपने साल्ट सोल्यूशन से और इसकी जगह ले लेगा। लेकिन इसी Fe को, इसी आयरन को अगर हमको पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराना है तो पोटेशियम अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है Fe से। ये टॉप रिएक्टिव है और ये उसके बाद नीचे आ रही है रिएक्टिव सीरीज़। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मेटल Z। यानी कि X जो था हमारा, ये डिस्प्लेस Y को तो कर रहा है लेकिन Z को नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि Z जो है वो X से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा Z। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था, जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहा था, कि धातुओं का वो गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि हम उसे कहते हैं मेलिएबिलिटी, यानी कि आघात वर्धनीयता। डक्टिलिटी हम किसे कहेंगे? जिसे हम वायर्स में तब्दील कर रहे हैं, जिसे हम वायर्स में बदल रहे हैं, उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी। और कंडक्शन क्या है? किसी भी चीज़ का ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन या फिर हीट का ट्रांसमिशन, ये कहलाएगा कंडक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है, कौन सी मेटल है, ये बताना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, देखिएगा
ऑप्शन ए है सी। ए क्या कह रहा है यहाँ पर? सी। सी यानी कि कार्बन, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सी यानी कि कार्बन, एन यानी कि नाइट्रोजन। अब ये दोनों क्या है दोस्तों? सी, अगर कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये नॉन मेटल है हमारा, मेटल नहीं है। और नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारा नॉन मेटल है। एलिमेंट्स कितने हैं? अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा केमिस्ट्री का तो वहाँ पर आपको 118 एलिमेंट्स दिखेंगे, जिसमें से नियर अबाउट 90 आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कार्बन जो है दोस्तों हमारा ये नॉन मेटल है, नाइट्रोजन जो है ये भी नॉन मेटल है, लेकिन सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मेटल है दोस्तों। और ऑक्सीजन जो है ये भी हमारा नॉन मेटल है। तो हमारा राइट जो आंसर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मेटल कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है नॉन मेटल कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? ऑप्शन दे रहा है, देखिए जिंक, Zn मतलब जिंक। ऑप्शन सेकंड है एल्यूमिनियम, Al मतलब एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी है Fe यानी कि आयरन। और ऑप्शन डी है N यानी कि नाइट्रोजन। तो इसमें से आपको बताना है कि नॉन मेटल कौन सा है, अधातु कौन सी है। तो जिंक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये मेटल है हमारा। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये भी मेटल है। और आयरन की अगर बात करेंगे तो ये भी मेटल है। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है हमारी ये नॉन मेटल में आती है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल मटेरियल शोज प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एक्सेप्ट। देखिए सभी पदार्थ जो आघातवर्धनीयता का गुण दर्शाते हैं सिवाय किसके, आपको बताना है। ऑप्शन दिया है आयरन यानी कि लोहा, ऑप्शन बी है ग्राफाइट, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है सिल्वर यानी कि चांदी। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या कह रहा है। ऑल मटेरियल्स शोन प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एक्सेप्ट, यानी कि नीचे 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सभी मटेरियल्स मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, यानी कि आघातवर्धनीयता का गुण दर्शाते हैं, सिवाय एक ऑप्शन इसमें ऐसा है जो मैलिएबिलिटी का गुण उसके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप आयरन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लोहा जो होता है हम इसे मैलेबल या फिर इसे शीट में बदल सकते हैं, इसे हम शीट में बदल सकते हैं। और ग्राफाइट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ग्राफाइट क्या होता है? ग्राफाइट जो हम पेंसिल यूज़ करते हैं दोस्तों उसके अंदर का जो ब्लैक कलर का आपको कार्बन टाइप में जो नज़र आता है वो होता है ग्राफाइट। और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफ़र करता है। और ग्राफाइट जो होता है ये हमारा मैलेबल नहीं होता। अगर हम इसको शीट में अगर शीट में बदलना चाहेंगे तो ये वहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। तो ग्राफाइट जो होता है दोस्तों ये हमारा मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं रखता। बाकी हमारा एल्यूमिनियम जो है और सिल्वर जो है हमारा, ये तीनों ऑप्शन हमारे मैलेबल है, लेकिन एक ग्राफाइट जो है हमारा ये मैलेबल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज़ कॉल्ड, यानी कि धातु का वो गुण जिसके द्वारा उसे तारों में खींचा जा सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है आपको। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों के आंसर बता दिया था आपको, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने अच्छे से समझा है तो उसका आंसर ये आसानी से दे सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड, यानी कि धातु का वो गुण जिसके द्वारा उसे तारों में खींचा जा सकता है क्या कहलाता है। यानी कि हम किसी मेटल को हम वायर के अंदर बदल रहे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का वायर हो गया, जिंक का वायर हो गया, कॉपर का वायर हो गया या फिर आयरन के जो वायर्स हो गए, तो हम इनको बारीक तार के अंदर, बारीक वायर के अंदर हम इसे बदल रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? पहला तो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी देखिए, कंडक्टिविटी या कंडक्शन हम उसे कहेंगे जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी हम किसे कह रहे थे दोस्तों? मैलिएबिलिटी यानी कि कोई ऐसा मेटल जिसे हम हैमर से मार मार कर, हथौड़े से मार मार कर हम उसे
शीट में, एक पतली चादर में उसे बदल रहे हैं तो वो कहलाएगा मेलेबिलिटी। लेकिन जब हम किसी वायर को, जब हम किसी मेटल को किसी वायर के अंदर बदल रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा डक्टिलिटी को। इसे हम कहेंगे डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। और डेकोरेटिंग यानी कि सजावट, ये तो एकदम फालतू का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, द मेटल दैट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड आर सेड टू बी। अब ऐसा मेटल, या फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो धातुएं बजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है देखिएगा। ऑप्शन ए है मैलिएबल, ऑप्शन बी है सोनोरस, ऑप्शन सी है लस्ट्रस एंड ऑप्शन डी है हार्ड, यानी कि कठोर, चमकदार, ध्वनि युक्त और आघात वर्धीय। तो अगर हम यहाँ पर हमारे राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो रिंगिंग साउंड कौन सा, जैसे कि आप स्कूल की बेल बजा रहे हैं या फिर मंदिर में कोई घंटी बजा रहे हैं तो वहाँ पर एक रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देगा। आप अगर बेल बजाए गए टन करके, वहाँ पर टन इस तरह से आवाज़ सुनाई देगा आपको। तो वो जो रिंगिंग साउंड है, तो उस साउंड को हम क्या कहते हैं वो यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सोनोरस, यानी कि ध्वनि युक्त। मैलिएबल यानी कि जिसे हम चपटी चादर में या फिर पतली एक शीट में हम बदल रहे हैं। सोनोरस यानी कि जो रिंगिंग साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, जो साउंड वहाँ पर बन रही है। लस्ट्रस यानी कि चमकदार चीज़ को हम कहेंगे, और हार्ड यानी कि कठोर। तो सोनोरस हम उसे कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। विच मेटल, मेटल कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, विच मेटल, कौन सा मेटल ऐसा है। अब अगर आप मेटल की बात करेंगे दोस्तों तो देखिएगा कि आपका आयरन है या फिर एल्युमिनियम है या जिंक है या कॉपर है, तो ये क्या है, सभी के सभी हार्ड है। लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर, आपके कमरे के तापमान के ऊपर ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। तो वो कौन सा है। आयरन, अगर Fe की बात करेंगे हम दोस्तों यहाँ पर, तो Fe जो है हमारा ये आयरन, ये हार्ड होता है। Zn की बात करेंगे जिंक, तो ये भी हमारा रूम टेम्परेचर पर हार्ड होता है। Hg क्या है, Hg है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने थर्मामीटर अगर देखा होगा, या फिर जो टेम्परेचर हम जिससे देखते हैं वहाँ पर आपको मर्क्यूरी देखने को मिलता है। उसके अंदर जो मर्क्यूरी होता है वो आपको मेटल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा जो राइट आंसर जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा सी, यानी कि Hg। और Al यानी कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भी आपको मेटल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है दोस्तों, हार्ड होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, द सोल्यूशन ऑफ ऐश ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़, यानी कि मैग्नीशियम रिबन की राख का घोल है, क्या है। एसिडिक है यानी कि अम्लीय, बेसिक है, क्षारीय, न्यूट्रल यानी कि उदासीन है, ऑल ऑफ दिस यानी कि ये सभी है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो मैग्नीशियम पहले है क्या हमारा, मैग्नीशियम है मेटल। और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं दोस्तों, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, समझिएगा मैग्नीशियम को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो मैग्नीशियम बर्न होगा तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहेगी, और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ वो जब बर्न होता है तो वहाँ पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मेटल के जितने ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं, ये नेचर के अंदर दोस्तों बेसिक होते हैं, ये नेचर के अंदर बेसिक होते हैं। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम, या फिर इसकी जो ऐश है, इसकी जो राख है जहाँ पर, जो यहाँ पर बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो इसके ऐश को जब हम पानी में मिलाते हैं, घोल में मिलाते हैं, तो वाटर के साथ इसका जब रिएक्ट करते हैं तब ये बेसिक इन नेचर कहलाएगा, तब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन ये नेचर में जो रहेगा ये बेसिक रहेगा, यानी कि क्षारीय रहेगा। अगर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड बनते हैं दोस्तों तो वो एसिडिक होते हैं। याद रखिएगा ये दो बातों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं तो ये नेचर में बेसिक होते हैं, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। तो हमारा राइट जो आंसर रहेगा ये रहेगा क्षारीय यानी कि बेसिक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन सल्फ़र रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, यानी कि जब सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। देखिए सल्फ़र को जब हम ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र यानी कि सल्फ़र को जब हम रिएक्ट कराते हैं, जब उसे बर्न करते हैं, तो उसका जब ऑक्सीजन के साथ जब वो मिलता है तो वहाँ पर बनेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड दोस्तों, वहाँ पर बनेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर बनेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। लेकिन जब यही सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ, यानी कि पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड, वो बनाता है सल्फ्यूरस एसिड। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सल्फ़र जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, लेकिन अगर वो वाटर के साथ, वही सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनता है सल्फ्यूरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश इन नेचर। अभी थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन पहले आपको बताया था कि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये प्रकृति में कैसे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अम्लीय, यानी कि एसिड्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स जो रहेंगे वो बेसिक रहेंगे, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सोडियम मेटल इज़ स्टोर्ड इन। देखिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया था वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सोडियम धातु को कहाँ संग्रहित किया जाता है। देखिए दो मेटल्स आपके ऐसे हैं जिसे आप अगर एयर में या फिर वाटर में अगर रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जो सोडियम होता है हमारा और जो हमारा पोटेशियम होता है, तो इसे हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं दोस्तों। इसे हम केरोसिन के अंदर, यानी कि जो गैस तेल जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर हम इसको, या फिर मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम इसको स्टोर करते हैं, संग्रहित कर कर रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नॉन मेटल कैचेस फायर इफ़ द एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि कौन सी अधातु हवा के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पर, सोडियम, बी है फॉस्फोरस, सी है कैल्शियम और डी है यूरेनियम। अब यहाँ पर नॉन मेटल कह रहा है दोस्तों। नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे, सोडियम क्या है आपका, सोडियम मेटल में आता है। अगर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि सोडियम इसका आंसर होना चाहिए, तो सोडियम आता है मेटल में, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सोडियम में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल कौन सा है जो आपके हवा में रखने के बाद, एक्सपोज करने के बाद वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों राइट हमारे आंसर की, तो वो रहेगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हमें पानी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है दोस्तों। अगर हम फॉस्फोरस को पानी के बाहर निकालते हैं और जब उसे हवा में या फिर एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो फ़ौरन आग पकड़ लेता है, वो फायर को कैच करता है। तो इसलिए हम इसे पानी के अंदर, नॉन मेटल जो हमारा फॉस्फोरस है, और मेटल में अगर हम बात करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वाइगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, अब यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है मेटल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मेटल पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा वाइग्रसली, बहुत ही ज़्यादा क्या तीव्रता से जिसे हम कहते हैं, वो रिएक्शन करने वाली जो यहाँ पर मेटल है वो रहेगा आपका सोडियम दोस्तों, वो रहेगा सोडियम। ऑप्शन ए हमारा, क्योंकि सोडियम जो होता है अगर हम इसे पानी के बाहर निकालते, पानी में हम अगर इसको रखते हैं या फिर हवा में अगर रखते हैं, बहुत ही फास्ट, ये बहुत ही फास्ट एकदम से ऐसा आग पकड़ लेता है, आग रिएक्ट कर लेता है वहाँ पर। और अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो वहाँ पर आएगा फॉस्फोरस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है,
विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स, यानी कि जब धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड्स, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पर चेंज किया हुआ है दोस्तों। वहाँ पर आपको पेपर में क्या पूछा गया था क्वेश्चन के आपको, कि जब मेटल के साथ किसी एसिड्स को रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो किस टाइप से निकलती है, तो वो पॉप साउंड के साथ निकलती है दोस्तों। यानी कि जब हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जब वहाँ पर प्रोड्यूस होगी तो वो एक पॉप साउंड के साथ वहाँ पर, जैसे कि कोई बबल्स होते हैं, बबल्स जब फटते हैं पॉप करके, इस तरह से वो पॉप साउंड के साथ वहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, कि विच गैस आर प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, अगर जब धातुओं और अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती है तो वहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा, हाइड्रोजन गैस जो कि पॉप साउंड के साथ वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, सभी मेटल्स डक्टाइल होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ मेटल्स हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, हमने देखा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सभी नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं? नॉन मेटल्स तो डक्टाइल होते ही नहीं है दोस्तों। सी क्या कर रहा है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो जी हाँ, ये बात यहाँ पर फिट हो सकती है कि आमतौर पर धातुएं जो होती है ये हमारी डक्टाइल होती है, जिसे हम वायर्स के अंदर बदल सकते हैं। एक्सेप्ट कुछ ऐसे मेटल्स है, कुछ ऐसे धातु हैं जिसे हम नहीं बदल सकते। तो जनरली का जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया दोस्तों, आम तौर पर धातुएं तन्य होती है यानी कि डक्टाइल होती है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, यानी कि जलने पर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है ये बताना है आपको। ऑन बर्निंग मेटल्स, जब आप मेटल को बर्न करते हैं, जब आप मेटल को जलाते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, जब हम किसी भी मेटल को रिएक्ट कराते हैं और वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोड्यूस क्या होता है, वहाँ पर क्या बनता है। तो जब भी कोई मेटल दोस्तों रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वह वहाँ पर बनाता है मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, आपको याद रखना होगा। और जब कोई मेटल ऑक्साइड, गौर से सुनिएगा कि जब कोई मेटल ऑक्साइड अगर कोई वाटर के साथ, जब कोई मेटल ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पर बनेगा दोस्तों मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे कि आयरन है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जो भी रहेगा, तो वहाँ पर ऑक्साइड्स बनेंगे उसके, और वो मेटल बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। और वही मेटल ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रो उसके साथ लगेगा और वो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कोई ऐसा नॉन मेटल या फिर मेटल क्या है वो आपको ये बताना है कि जो हम एंटीसेप्टिक के रूप में लगाते हैं। तो मेटल्स, क्या हम मेटल्स लगाते हैं, क्या हम नॉन मेटल्स लगाते हैं। पहले तो ये समझिएगा कि हम एंटीसेप्टिक के तौर पर अगर कहीं ज़ख़म होता है, कहीं कोई वुंड होता है, तो हम एंटीसेप्टिक के तौर पर लगाते हैं दोस्तों आयोडीन, जो कि ब्राउन कलर का होता है। आपने हॉस्पिटल्स में वगैरह देखा भी होगा, कहीं आप पट्टी करने गए होंगे या फिर हॉस्पिटल्स किसी काम से गए होंगे तो आप वहाँ पर देखे होंगे कि आयोडीन जो होता है ब्राउन कलर का, वो होता है आपका एंटीसेप्टिक। और आयोडीन क्या है दोस्तों, ये हमारा नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है, ये हमारा नॉन मेटल है, जो कि हमारा राइट आंसर भी रहेगा, अधातु है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। निम्नलिखित में से किसे तार में नहीं बदला जा सकता। देखिए हम
जो मेटल्स थे हमारे, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसे हम तार में नहीं बदल सकते, जैसे कि मर्क्यूरी, जैसे कि Hg जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसे हम वायर्स में नहीं बदल सकते, जो कि डक्टाइल नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे आयरन, तो आयरन हमारा डक्टाइल है जिसे हम वायर में बदल सकते हैं, तो ये तो हो गया रॉन्ग। एल्यूमिनियम, ये भी हमारा रॉन्ग रहेगा क्योंकि हम एल्यूमिनियम के भी हम वायर्स बनाते हैं, इसके भी हम तार बनाते हैं। उसके बाद कॉपर Cu, तो ये भी हम इसके भी तार बनाते हैं। लेकिन कोल जो है दोस्तों हमारा, कोल एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम वायर्स में बदल सकते हैं, जिसे हम वायर्स में बदल सकते हैं, तार में बदल सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कोल। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था दोस्तों ये आज का, और जिसको भी अगर इसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने डाउट्स को वहाँ पर क्वेश्चन बनाकर डाल सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीटेड बाय स्टडी साइंस, और मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।